हाँ जी, तो ग्राफ्स के हमने एलिमेंट्री पहले कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखे, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, फिर उसकी हेल्प से हमने कुछ ग्राफ्स बनाए, है ना? नाउ ग्राफ का एप्लीकेशंस क्या है? वैसे तो टाइम टू टाइम आगे भी आता रहेगा, बट फिर भी एक दो मेजर जो चीज़ें हैं जब ग्राफ की हमें नीड पड़ती है, तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें मतलब पक्का है कि हाँ यार हमें ग्राफ्स यूज़ कर लेना चाहिए, तो उस पे बात मैं करने वाला हूँ, है ना? तो लिखें एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। एप्लीकेशन फर्स्ट सॉल्विंग इक्वेशंस। मेनली किस पे बात होगी? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बात होगी। या तो तब बात करेंगे। दूसरा, व्हेन टू dissimilar functions involved in equation, like trigo and algebra या trigo and logarithmic etc. ठीक है, ये मैं वो दो जगह बता रहा हूं जब 100% आपका ग्राफ का यूज होना ही होना है। एक तो वो जब वो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है, अब दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कोई इक्वेशन को सॉल्व करें हम, फिर उसके हम सॉल्यूशन बताएं। दूसरा होता है कि सॉल्व करना मुश्किल है या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं। ये तो पूछा ही ना सॉल्यूशन क्या है, कितने हैं ये पूछा है, तो जरूरी नहीं होता कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें फिर काउंट करके बताएं। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका ग्राफ से होता है कि हमें सॉल्यूशन तो नहीं पता चलेंगे कौन से हैं, ग्राफ ये तो नहीं बताएगा हमें सॉल्यूशन कौन से हैं, क्योंकि हम कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं, हम तो उसकी शेप्स बना के एक आइडिया लेने वाले हैं। तो कितने सॉल्यूशन है ना, ये हमें ग्राफ की मदद से पता चल जाता है। तो एक तो डायरेक्ट जब कितने सॉल्यूशन पूछे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हो, विच आर द सॉल्यूशन ये नहीं पूछे, कौन से हैं ये नहीं पूछा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है, तब 100% आपका ग्राफ का काम हो जाएगा। दूसरा, आपको समझ कैसे आएगा कि सर उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं पूछे, मान लो उसने तो सॉल्यूशन ही पूछ लिया, इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन वो फंक्शन की दोनों अलग अलग टाइप के हैं, जैसे एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, एक तरफ लॉग आ गया, या एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री है एक तरफ अलजेब्रा है। तो जैसे मान लो सिर्फ अलजेब्रा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है, तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, या सिर्फ ट्रिगो है तो ट्रिगो में साइन को टी मान के क्वाड्रेटिक बना लिया, या वैसे सॉल्व कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कोई फंडा लगा लिया, तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बट एक तरफ एक्स स्क्वायर है, एक तरफ साइन एक्स है, तो कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ही नहीं है कि भाई इनको हम देख ही नहीं सकते, कैसे सॉल्व करोगे प्रैक्टिकली। जैसे मान लो मैं आपको कहूं, आप खुद बताओ, जैसे मैंने कहा आपको y बराबर साइन एक्स बराबर एक्स को सॉल्व करो, तो आप बता दोगे क्या सोल्यूशन, बताओ, साइन एक्स बराबर एक्स का सोल्यूशन बता दोगे क्या? अपन नहीं बता सकते भाई, चलो हिट एंड ट्रायल से कोई तुक्का मार ले कि सर जीरो जीरो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई और सोल्यूशन है या नहीं है ये कंफर्म आप तो नहीं बता सकते। कैसे, क्यों भाई, सिर्फ एक्स वगैरह होता तो भी हम इधर उधर करके अलजेब्रा से सॉल्व कर लेते, या इधर कोस होता तो साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी माइनस कोस डी, इस तरह की चीजें लगा लेते। बट एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरफ अलजेब्राइक, तो मैंने वही बताया व्हेन टू डिसिमिलर फंक्शंस इन्वॉल्वड होना, लाइक ट्रिगो एंड अलजेब्रा या ट्रिगो एंड लॉग एटसेट्रा, ऐसे कोई भी दो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाए तो 100% आपका क्वेश्चन ग्राफ से ही होगा, ये मान लो, ठीक है। तब आपको खुद को सिक्स सेंस अंदर से आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमें ग्राफ बना के ही करना, चाहे वो सॉल्यूशन पूछ रहा है कि आप तो सॉल्यूशन हो ही ना, हमें ग्राफ से दिख जाए जीरो सॉल्यूशन है और वैसे हम ढूंढते रहे। इसलिए ऐसे केस में जब डिसिमिलर फंक्शंस हो तो 100% ग्राफ यूज करना है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हो तो ग्राफ से हम इजीली बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द एक्चुअल सॉल्यूशंस, ठीक है, या मतलब उसमें सॉल्व हो ही ना पा रहा हो, वो होना ही ग्राफ से हो। क्लियर है भाई, ये दो जगह पर हमें ग्राफ से काम लेना है। अब करना क्या है उसको भी सुन ले, ठीक है, करना क्या है उस पर भी सुन ले। तो एफ एक्स बराबर जी एक्स ये गिवन होगा आपको सपोज, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड, आपसे पूछा है, तो करना क्या होता है, ड्रॉ
ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू fx एंड y इज इक्वल्स टू gx। ठीक है, दोनों के ग्राफ बना लो। चेक देयर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितनी जगह वो दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ना, उतने ही उस इक्वेशन के क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये लॉजिक होता है इसका। ठीक है, जितने जगह वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे ना, उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये इसका लॉजिक होता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 11th में भी कुछ जगह आपको ये क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उस टाइम में फिर आपको दिक्कत आ जाती थी, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस तरह की चीजों को अब आप हैंडल कर सकते हो, बिकॉज ये सब चीजें फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे मान लो यार मैंने कहा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन sin x इक्वल्स टू x बाई 10। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे आपसे, कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पहली बात तो हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। दूसरी बात, एक तरफ ट्रिगो एक तरफ अलजेब्रा, तो वैसे तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो मतलब आपको हिंट तुरंत मिल जाना चाहिए क्वेश्चन ग्राफ से होगा। ग्राफ के लिए सर ने क्या बताया, ये लिखा है सपोज fx बराबर gx। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कुछ चीजों को इधर उधर लाना चाहें वो ला भी सकते हैं। कोई बच्चा 10 को इधर ले आए या 10 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए fx है, ये बराबर gx है। तो आपको क्या इस टाइप की प्रॉब्लम ही समझ में आ रही है कि fx बराबर gx दिया और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो क्या करना है आपको, y बराबर fx का ग्राफ बनाओ, y बराबर gx का ग्राफ बनाओ, चेक करो कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर, चलो तो शुरू करते हैं। ये सब लिख लिया सर ने? चलो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन इज sin x इक्वल्स टू x बाई 10। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के एप्रोप्रिएट सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यूं नहीं कि मुंह फाड़ के कुछ भी कर दिया। जैसे मान लो सबसे पहले साइन का ग्राफ बना दिया, इस तरह से। ये है आपका पाई, ये है आपका 2 पाई, ये है आपका 3 पाई, ये है आपका 4 पाई। ऐसे ही ले लो आप, ये है आपका माइनस पाई, सपोज ऐसा है। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा स्पेस कम है, मैं थोड़ा ना और इसको भिड़ा बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा और टाइट कर रहा हूँ इसको। एक्चुअली जरूरत पड़ेगी मुझे। ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसा बना दिया आपने माइनस का। ठीक है, चलो नाउ अब आप देखो, आपको ये पता है कि y बराबर x बाय जो 10 है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास करेगी। याद है ना, y बराबर mx एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, लीनियर फंक्शन में बताया था। yes, दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि इसकी जो स्लोप है वो 1/10 है। भाई स्लोप अगर 1 होती है ना तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। ये स्लोप 1 है, जब स्लोप 10 होगी 1/10 तो लाइन नीचे झुकेगी या ऊपर उठेगी? नीचे को। हाँ, ऐसे को झुकेगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि लाइन ऐसी सी दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप आइडिया लो। ये वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 कितना होता है, लगभग 1.57 होता है, सबको पता होना चाहिए। ये वैल्यू 1 है, ये वाली लाइन, ठीक, और ये वाली -1 है। ठीक है जी, नाउ 0 पे 0 है, दोनों आपको दिख रहे हैं भाई लाइन, क्योंकि 0 पे शुरू होगी। ये y बराबर x वाली लाइन ऐसे होगी। तो आप जैसे सपोज करो कि y बराबर x जो लाइन है ये 1.57 है, तो ये 1 तो यहां होगा पीछे इससे,
हाँ जी, तो y बराबर x वाली लाइन होती यस सर, वो तो यहाँ पे होती 1 पे, लेकिन ये वैल्यू तो 1/10 है, 1/10 वैल्यू तो यही होगी कहीं 1/10। हाँ जी, तो ये वाली लाइन यहां से शुरू होगी और ऐसे जाएगी ऐसे नीचे को, ठीक है। हाँ जी, यस यस सर, अब थोड़ा सा क्रूशियल चीज क्या है समझने वाली, आप ऐसे समझे कि एक तो मैंने वैल्यू से आइडिया लगा लिया, कुछ बच्चे अगर वैल्यू से आइडिया ना भी लगा पाते तो आप ऐसे सोचो, कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर दो लोग हैं ए और बी, ये ए है ये बी है, ये दोनों रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में सेम पॉइंट पे खड़े हैं, जैसे ही रेस शुरू होगी तो आगे कौन निकलेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। यस सर, और जीरो पे ये दोनों सेम जगह खड़े हैं, साइन एक्स भी जीरो पे खड़ा है, x/10 भी जीरो पे खड़ा है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो जब दोनों सेम जगह खड़े हैं तो जीरो के जस्ट आगे कौन आगे होगा, मतलब किससे ग्राफ ऊपर होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। और ग्राफ के लिए स्पीड का मतलब थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता है ना, उसकी जो स्लोप होती है उसकी स्पीड होती है, पता है, dy/dx। यस सर, हाँ, यस सर, सबको पता है कि इसकी स्लोप कितनी है 1/10 है, और इसकी स्लोप निकालोगे तो y डैश निकालोगे तो sin x की वैल्यू आएगी cos x, और जीरो के जस्ट आसपास देखोगे तो cos जीरो के आसपास तो लगभग 1 होता है। यस सर, यस तो सर, इसकी स्पीड 1 के आसपास है, मतलब जीरो पे इसकी स्पीड कितनी है 1 है, y डैश जीरो, इसकी स्पीड कितनी है 1 है, इसकी कितनी है 1/10 है, तो आगे कौन निकलेगा, साइन निकलेगा। तो ऑब्वियसली ये नीचे लाइन को नीचे तो झुकना ही था, वो अपने वैल्यू से भी आइडिया ले लिया कि ये तो इतना सही बड़ा, वो इतना बढ़ गया, तो हमने इसको नीचे से गुजार दिया। ये मैंने इसलिए कहा, कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा सोच सकते थे कि नीली लाइन यूं निकाल देते, ऐसे थोड़ी निकाल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे नहीं निकाल सकते, क्लियर है। अब देखो, अब भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, कोई बच्चा हो सकता है कि ना ये ब्लू वाली लाइन को ऐसे निकाल दे, भाई ऐसे क्रॉस कर दे और इधर से ऐसे क्रॉस कर दे, तो वो क्या कहेगा, कितने सॉल्यूशन है, 1 2 और 3, ब्लैक और ब्लू 3 जगह मिल रहे हैं। यस, कोई बच्चा हो सकता है वो लाइन ऐसे Yes. ऐसे निकाल दे, ऐसे ऐसे, वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे तो आपकी मर्जी है, मतलब कोई कैसे भी ग्राफ बना दे, वो कैसे भी गलतफहमी में जी सकता है, तो ऐसे नहीं है, तो आपको तरीके से सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूं, प्रॉपर डायमेंशन वगैरह। तो अब ऐसे तो है नहीं, स्केलिंग ले लेके मेजर करोगे, तो थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, तो मैं ये वाला लूं या ये वाला लूं या कोई और लूं, तो आप थोड़ा दिमाग लड़ाओ। आप ये सोचो कि ये साइन की रेंज से बाहर कब जाएगा, जब ये चीज 1 से बड़ी हो जाएगी, और ये 1 कब होगी, ये 10 पे बड़ी 1 होगी, तो 10 कहां है ये ढूंढो। आप ये सोचो 3 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3 पाई होगा लगभग पाई होता है 3.14, तो 9.42 हो गया, 9.42 में ये होता है 3 पाई प्लस पाई/2, ये हो गया लगभग 5 7 जोड़ोगे 9 9 9.99 हो गया। हाँ भाई, यस सर, तो 9.99 है, तो मतलब 10 यहां होगा, इसके जस्ट बाद इसके 10 होगा, ये 10 हो गया, और इस टाइम पे ये वैल्यू इसकी 1 होगी, तो ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा, 10 पे वैल्यू 1 आएगी, तो ये लाइन ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये होती तो वैल्यू 10 को क्रॉस कर जाएगी 1 को ऊपर, तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप सोचो, यस, अब आप ये सोचो कि पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खड़ा था, तो वो रास्ते में ऐसे तो है नहीं कि ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन तो सीधी चलती है, तो इसका मतलब वो ऐसे जाएगा, ऐसे। क्या इसके बाद वो आगे निकल जाएगा तो कभी भी साइन को कट करेगा दोबारा आगे जाके काले ग्राफ को इसके आगे? नो सर, नो सर, एक सोल्यूशन तो ये आया, एक सोल्यूशन ये आया 2, एक सोल्यूशन ये आया 3, एक सोल्यूशन ये आया 4। अब पीछे भी देखो थोड़ा, पीछे -1 कब होगा, वो -10 पे होगा, तो देखो ये हो गया -3 पाई, और ये हो गया -3 पाई के आसपास -9.9, ये हो गया -10, यहां पे ये -1 होगा, और इसके बाद वो पीछे निकल गया नीचे। जब नीचे निकल गया तो काले ग्राफ को आगे कभी भी कट करेगा?
नो सर। तो ये सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? 7। तो देखो ये इंपॉर्टेंस है ग्राफ की, और बिना ग्राफ के ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों? अलग अलग नेचर, आप ऐसे तो इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जब अलग टाइप के फंक्शन हो या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हो तो आपको इस तरह की चीजें काम में आती है। सही है भाई? यस सर। ठीक। मिटा दे? नो सर। यस नो सर। कर लो नोट, नोट Yes, क्या sir. फटाफट कर लो, इसमें समझने का ये बाकी जो है। क्लियर है सबको? यस सर। चलो चले आगे। यस सर। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल, या सॉल्व ही करना है ना, सॉल्व द इक्वेशन e की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू ln के अंदर e इंटू एक्स, या ठीक है। अब देखो, पहली बात तो सर इसमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो लिखा नहीं है, तो इसमें हमें तो दिमाग में नहीं आएगा कि हमें ग्राफ से कर सकते हैं या ग्राफ का यूज हो सकता है। तो सही बात है, चलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा, मतलब सॉल्यूशन पूछा है तो आपको सॉल्व तो करना ही है। तो आप सोचोगे सॉल्व कैसे करें भाई? अगर मान लो यार e की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 2 होता, तो आप दोनों तरफ log ले लेते हो, आप आंसर बोलते हैं 1 माइनस एक्स बराबर ln 2 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 1 माइनस ln 2 हो जाएगी। ऐसे सॉल्व हो जाता है? यस सर। या मान लो इक्वेशन ऐसे होती, ln ex बराबर 2 होता, आप लोग हटा देते तो e की पावर x की वैल्यू हो जाती e स्क्वायर, और x हो जाता e स्क्वायर अपॉन e, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन अब सोचो, अगर आप इधर से लोग हटाओगे तो उधर e की पावर में e की पावर 1 माइनस एक्स बराबर e इंटू एक्स आ जाएगा, तो भी सॉल्व नहीं होगा। और कोई बच्चा सोचे इधर से e को हटा दूं, दोनों तरफ लोग ले लूं, तो 1 माइनस एक्स बराबर ln के अंदर ex आ जाएगा, वापस x फंस जाएगा। तो ना तो लोग लेने पे इक्वेशन सॉल्व हो रही है, ना लोग हटाने पे इक्वेशन सॉल्व हो रही है, और ये दो ही तरीके होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। तो क्या हम इस इक्वेशन को मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी बोलो भाई। नो सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकती जैसे नॉर्मल तरीके से हम प्रोसीजरल वे में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कि जैसे ये सॉल्व कर लिया या ये सॉल्व कर लिया, तो ऐसे तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इधर से लोग हटाएं तो e की पावर e में चढ़ जाएगा वेरिएबल, इधर से लोग लें तो लोग के अंदर लोग फंस जाएगा, दोनों ही चीजों में मौत है। ठीक है, बट फिर भी वो कह रहा है सॉल्व करो। तो हो सकता है ना कि जो चीज ऐसे सॉल्व नहीं हो रही, तो हो सकता है क्या इसका क्या पता कोई सोल्यूशन ही ना हो, हमसे ऐसे ही वो बिना मतलब ड्रामा करवा रहा हो, और लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम आंसर में बक देंगे सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आपको नहीं मिल रहा इसका मतलब ये थोड़ी सोल्यूशन नहीं है। तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसे केस में भी ग्राफ की मदद ले सकते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? या तो ऐसे प्रोसीजरल वे में होते हैं, ऐसे नहीं हो रहा, या फिर बाउंड्री लिमिट होती है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, उससे कई बार चीजें हो जाती हैं कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम एक ही जगह बराबर हो सकते हैं, वो बराबर करके देख लिया आंसर आ रहा है नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो बाउंड्री लिमिट से सोल्व हो रहा है, ना प्रोसीजरल वे से सोल्व हो रहा है। फिर हमने देखा ये अलग नेचर का ln का, ये e का, तो दोनों तरफ फंस रहा है, तो क्यों ना हम ग्राफ की मदद से चेक कर लें कि सॉल्यूशन है भी या नहीं, या कितने हैं। ठीक है, तो यहां चाहे उसने डायरेक्ट नहीं बोला, बट आपको सेंस आना चाहिए कि यार ये ग्राफ की मदद से हम इजीली पता कर सकते हैं। चलो
अब ग्राफ की मदद पे आएंगे तो हम दोनों तरफ के ग्राफ बनाएंगे, इधर y बराबर fx का और इधर y बराबर gx का। तो देखो आपको ओरिजिनल ग्राफ y बराबर e की पावर माइनस x का आता है ना, ये वाला ग्राफ ऐसा होता है, बोलो। यस सर। ये y बराबर e की पावर माइनस x का है, इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि ये ग्राफ बन जाए? तो अगर मैं इसके अंदर x की जगह x माइनस वन रख दूंगा तो क्या मेरा y बराबर e की पावर माइनस x माइनस वन, तो क्या y बराबर e की पावर वन माइनस x बन जाएगा? और x की जगह x माइनस वन मतलब पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, तो जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा वो ये वाला पॉइंट 1,0 था, अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0,1 था, अब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा तो 1,1 हो जाएगा। यस सर। बस इतना ही फर्क पड़ना है ना, ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा आएगा आंसर, ऐसा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर इसको जीरो करना होगा तो आप जीरो कर सकते हो, x की जगह जीरो रखोगे तो ये वैल्यू e आ जाएगी, x की जगह जीरो रखो तो ये वैल्यू e आ जाएगी, ठीक है। ये तो बन गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। अब राइट हैंड साइड का बनाना है तो आपको बेसिक ग्राफ किसका आता है, y बराबर ln x का आता है, इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, x की जगह ex रख दूं तो ये वाला आंसर आ जाएगा। यस सर। तो x की जगह ex मतलब kx वाला ऑपरेशन, तो x की जगह kx रखते सारी चीजें डिवाइड बाय k हो जाती हैं, तो यहां डिवाइड बाय e हो जाएगी। तो देखो ये वाली वैल्यू 1 पे आती थी तो ये वाली वैल्यू अब 1 बाय e पे आएगी, तो 1 बाय e तो 1 से छोटा होता है तो 1 बाय e पे आएगी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ग्राफ से दिख रहा है क्लियर कट कि इसका आंसर एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा और एक ही आएगा, क्योंकि इससे पहले ग्राफ ये चला गया, इसका ग्राफ यूं निकल गया, तो रास्ते में ये एक जगह मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये एक जगह मिलेंगे, यस सर। मतलब एक सॉल्यूशन तो इसका है। अब वो हमें प्रोसीजरल वे से तो मिल नहीं रहा, ना तो बाउंड्री लिमिट से मिल रहा है, ना ही ग्राफ कभी सॉल्यूशन बताता है, ग्राफ तो ये बताता है कितने सॉल्यूशन है, लेकिन अब हमें कंफर्म हो गया सॉल्यूशन तो है, पता चले सॉल्यूशन ही ना होता हम फालतू में दिमाग खराब कर रहे होते। अब हमें पता चला सॉल्यूशन है और कोई तरीका नहीं है, तो लास्ट में अगर फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन किससे सोल्व होगा, हिट एंड ट्रायल से सोल्व होगा, तुक्के से। हिट एंड ट्रायल में अपन क्या होता है 1 2 3 या -1 -2 -3 या हाफ 1/3 इस तरह की वैल्यूज डाल के चेक करते हैं। तो आप आराम से देखो 1 रखते ही इसका आंसर आ जाएगा, 1 रखोगे दोनों तरफ, x बराबर 1 रखोगे तो वो भी g की पावर 0 1 बन जाएगा और उधर ln e भी 1 बन जाएगा, तो x बराबर 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है x बराबर 1। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब अगर कोई गरीब आदमी बोले कि सर मैंने तो शुरू में देख लिया था कि 1 हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई कर रहा था, चलो ठीक है आपने देख लिया था, तो आप ये तो कह सकते थे कि x बराबर 1 उसका सॉल्यूशन है। क्या आप बिना ग्राफ को देख के ये बता सकते थे कि पक्की बात है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा? नो सर। है ना, तो ये हेल्प किसने करी आपकी, तो ग्राफ ने करी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दो प्रॉब्लम से कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में ग्राफ का यूज है और कितना अच्छा यूज है, कि उसकी मदद के बिना हम चीजें बता ही नहीं सकते वरना। क्लियर? हाँ जी, यस सर। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया सर। चलो
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ की कैसे मतलब मदद करनी है और किस किस केस में हमें ग्राफ हेल्पफुल हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। टाइप 2 है ना, मतलब मैंने हेडिंग क्या डलाई थी आपको कि ग्राफ का एप्लीकेशन, जिसमें पहला एप्लीकेशन क्या था कि ग्राफ की हेल्प से हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब fx बराबर gx वाली इक्वेशंस दी जाएंगी, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए इस तरह की चीजें होती है ना। दूसरा, इनइक्वालिटीज कैन बी सॉल्व्ड, इनइक्वालिटीज भी सॉल्व की जा सकती हैं। कैसे? सपोज मान लो क्वेश्चन में दिया आपको fx इज ग्रेटर देन gx है, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने करा fx का ग्राफ बना लिया, fx, और gx का ग्राफ बना लिया, ये gx का ग्राफ बना लिया, और ये हमने पता कर लिया कि देखो ये पॉइंट अल्फा है, तो हम बोल सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग अल्फा के आगे आगे अल्फा हमेशा ग्राफ fx का ग्राफ ऊपर रहेगा। भाई जो ग्राफ ऊपर है वो वैल्यू बड़ी है, हाँ जी भाई, अल्फा पे तो दोनों बराबर है, अल्फा के आगे fx बड़ा है, अल्फा के पीछे fx छोटा है, तो आपसे यही तो पूछा fx बड़ा बड़ा कब है, तो दोनों ग्राफ प्लॉट करके आपको, अगर सपोज ये एग्जांपल हो, मैं तो ये कह रहा हूं, तो क्या इसका आंसर आप ये दे सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन अल्फा से इंफिनिटी, यस सर, है ना। तो ऐसे केसेस में भी इसकी हेल्प मिलती है। जैसे मान लो सॉल्व करना है हमें, sin x इज sin x प्लस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। ये एक इनइक्वालिटी है, हालांकि ये वाली इनइक्वालिटी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में इक्वेशंस चैप्टर में भी बताई थी, वो दोबारा आ रही है, अच्छे से समझ लो। मान लो इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि sin x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। भाई इसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें एक ही बात है, यस सर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो एक तरफ fx है और एक तरफ ये gx है, दोनों का ग्राफ बना लो, दोनों में ये कब कब बड़ा होगा या बराबर होगा वो वाला आंसर आ जाएगा। तो मैंने ग्राफ बनाया, तो यहां से देखो यार sin x का ग्राफ ये बन जाएगा, ये वाला, ये वाला, और ये किसका ग्राफ बनेगा, ये किसका ग्राफ बनाया हमने, y बराबर sin x का। अब दूसरा ग्राफ किसका बनेगा, y बराबर माइनस हाफ का। तो y बराबर माइनस हाफ तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो नीचे जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ हो गई। तो आपको ग्राफ से दिख रहा है ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, इस हिस्से में ऊपर sin x बड़ा है माइनस हाफ से, इस वाले रीजन में sin x बड़ा है माइनस हाफ से, इस वाले रीजन में बड़ा है sin x माइनस हाफ से, जो नीचे वाले रीजन है उनमें sin x छोटा है। तो सॉल्यूशन के अंदर ये वाले इंटरवल आएंगे x के, यस सर, तो देखो आपको ये पता है, पहले तो आप ये वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, तो ये एंगल पाई होता है, तो पाई के बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसपे साइन की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 होता है, तो ये एंगल 7 पाई बाय 6 आ गया। यस, ऐसे ही ये वैल्यू होती है 2 पाई, ये 2 पाई से पीछे वाला एंगल है जिसपे साइन माइनस हाफ होगा, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा, 13 पाई बाय 6। ऐसे ये एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होगा माइनस पाई बाय 6। तो आपको थोड़ी ये वैल्यूज तो पहचाननी पड़ेंगी आंसर लिखने के लिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो यार, कि आंसर यहां से लेके यहां, फिर यहां से लेके यहां, ऐसे सारे इंटरवल्स होंगे अलग अलग, माइनस पाई बाय 6 से लेके 7 पाई बाय 6 तक, फिर यूनियन 13 पाई बाय 6 से लेके फिर 3 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब कि 19 पाई बाय 6 तक। ऐसे ही आगे और कुछ सॉल्यूशन होंगे, पीछे और कुछ सॉल्यूशन होंगे, इन सब का यूनियन फाइनल आंसर आएगा। हाँ जी, यस सर, अब आपको याद हो 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं कि ऐसे नहीं लिखते फिर ऐसे केसेस को, भैया तो पूछा हो 0 से 2 पाई के बीच बता दो, तब तो हमने बता दिया। लेकिन मान लो अगर पूरा जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन अलग अलग को लिखने के बजाय, हमने बताया था आपको, थोड़ा बहुत याद हो कि ये एक पीरियड होता है, ये जैसे हम बोलते हैं कि साइन का फंक्शन पीरियड कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई लेंथ के बाद ये खुद को रिपीट करता है,
तो एक पीरियड के अंदर, कोई भी एक पीरियड के अंदर उसका आंसर लिख दो और उसके बाद दोनों तरफ क्या जोड़ दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। याद है आपको? जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जैसे मान लो आपने एक साइकिल ढूंढ ली यहां से लेके यहां तक, क्या ये पूरी 2 पाई की लेंथ होगी भाई? ये 3 Yes, sir. ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये माइनस पाई बाय 2 होता है। वो कोई भी 2 पाई पीरियड लेंथ के अंदर उसका आंसर लिख लो। तो मैंने इस 2 पाई के अंदर आंसर लिख लिया। इस 2 पाई के अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिर वो मुझे तोड़ना पड़ता, यहां से लेके यहां तक यूनियन, यहां से लेके यहां तक। वैसे भी लिख सकते थे कि मान लो यहां से लेके यहां तक लिख देते कि आंसर आ जाता 0 से लेके 7 पाई बाय 6 तक यूनियन 13 पाई बाय 6 से लेके 2 पाई तक। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि लगातार इंटरवल आ जाए, बीच में ये ना टूटे, तो मैंने कोई भी एक साइकिल के बीच में ये लगातार आंसर ले लिया 2 पाई के बीच। तो इससे इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 6 से लेके 7 पाई बाय 6 तक। क्या एक पीरियड के अंदर मैंने लिख लिया इसका आंसर? ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. अब मैंने बताया था कि जनरल तरीका क्या होता है, आप दोनों इंटरवल के लास्ट में मतलब एंड में क्या जोड़ देते हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। क्या जोड़ते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, मल्टीपल ऑफ पीरियड। तो इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो 2 पाई का मल्टीपल क्या होगा? 2n पाई। तो इसलिए दोनों तरफ 2n पाई जोड़ दो और फिर इन सब का क्या लिखो? यूनियन। भाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, भाई n की जगह 0 रखा तो आ गया माइनस पाई बाय 6 से 7 पाई बाय 6। n की जगह 1 रखा तो अगला इंटरवल आ जाएगा 13 पाई बाय 6 से 19 पाई बाय 6। 2 रखा तो उसका अगला आ जाएगा, -1 रखा तो उसका पिछला आ जाएगा। उन सबका यूनियन करके लिखने की बजाय एक पीरियड में लिख के दोनों तरफ 2n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ के बाहर बड़ा सा यूनियन लगा के नीचे n बिलोंग्स टू z लिख दो। इस तरह से पूरा आंसर लिखा जाता है। याद है ना आपको? नहीं याद तो देख लो। कोई बच्चा कहे सर ऐसे भी लिख सकते थे। हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, फिर बाद में इसमें दोनों तरफ 2n पाई जोड़ दे। पहले 0 था, फिर 7 पाई बाय 6 था प्लस 2n पाई, फिर यूनियन अगला था 13 पाई बाय 6, इसमें भी 2n पाई जोड़ना पड़ेगा, और फिर लास्ट में 2 पाई था उसमें भी 2 पाई प्लस 2n पाई जोड़ना पड़ेगा, और फिर पूरे का यूनियन बाहर n बिलोंग्स टू z। ऐसे भी लिख सकते थे। ऑप्शन में ये है तो भी सही है, ये है तो भी सही है, अल्टीमेटली सारे आंसर कवर कर रहा है। बट सिस्टमेटिक लिखने के लिए हमने कोई भी एक कॉन्टिन्यूस में लिख लेते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो कोई भी लेंथ के अंदर। क्लियर है? ये सॉल्यूशन लिखने आते नहीं है लोगों को, पता सबको है कि ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऑप्शन में पहचाने कैसे? तो मैंने क्या बताया? पीरियड लेंथ, उसका पीरियड जैसे साइन का पीरियड 2 पाई है, हालांकि पीरियोडिक बाद में पूरा फंक्शन अलग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तो आप ये मान लो साइन 2 पाई है, कोस 2 पाई है, टेन कोट पाई है, बाकी सब 2 पाई होते हैं। तो 2 पाई लेंथ के अंदर कोई भी लेंथ 2 पाई के अंदर एक आंसर लिख के दोनों तरफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ दिया। साइन है तो 2n पाई जोड़ दिया, 10 होता तो n पाई जोड़ देते, बाहर यूनियन लगा के यहाँ n बिलोंग्स टू z, ऐसे आंसर लिखते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल इस पे और देख लें। मान लो ऐसा होता 3x 3 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, तो हम क्या करते? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को क्या करते? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया fx वाला ग्राफ और ये हो गया gx वाला ग्राफ। आप दोनों ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वाला ग्राफ सबको पता है ऐसा होता है, हाँ जी, -1 -2 0 1 2, ये तो एक तरफ का ग्राफ बन गया। दूसरा gx का ग्राफ क्या है? y बराबर 1/3, तो ये वाली लाइन तो 1 होती है, तो 1/3 वाली लाइन तो इधर आएगी, ये वाली, हाँ जी बोलो। अब आपको क्या चाहिए? fx gx से बड़ा या बराबर, तो ऊपर ऊपर वाला सॉल्यूशन आएगा, fx बड़ा हो या बराबर हो, ये वाला सॉल्यूशन आएगा सारा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन, अब जैसे ये वाली लाइन होती है y बराबर x होती है, तो ये 1/3 है तो ये भी 1/3 हो गया, और ये आपका पता ही आपको 1 पॉइंट है, तो 1/3 से 1, फिर यूनियन 1 + 1/3 से 2, ऐसे अलग अलग आंसर लिखने के बजाय, क्योंकि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है? 1 है,
क्योंकि वन लेंथ के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक सोल्यूशन लिख लो, जैसे पीरियड 1 है तो मैंने इस लेंथ के अंदर सोल्यूशन लिख लिया, क्या आ गया 1/3 से लेके 1 आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या जोड़ दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, तो पीरियड कितना है इसका 1 का मल्टीपल n जोड़ दो दोनों तरफ, तो n + 1/3 से लेके n + 1 तक सारे इंटरवल आ गए। ये तो ओपन आएगा इधर वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ तो ओपन है, तो ये ओपन ये क्लोज, n + 1/3 से लेके n + 1, पहले एक में लिख दिया, फिर उसमें मल्टीपल पीरियड जोड़ दिया, फिर यूनियन लिख के n बिलोंग्स टू z। ये आपका इसका इनइक्वालिटी का आंसर आएगा इसका। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को करना है। बाकी अभी आज का तो टाइम हो गया, तो इस पे बेस्ड 1-2 एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।